हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग बाइंड पावर जनरेशन देखेंगे, बाइंड पावर को देखेंगे। इससे संबंधित जो थ्योरी है वो, उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो वो कमेंट कर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रॉब्लम्स इन ऑपरेटिंग लार्ज बाइंड पावर जनरेशन। जो लार्ज बाइंड पावर जनरेटर है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये चुनना है। देखिए ऑप्शन ए है, लोकेटिंग ए सेट दैट हैज अ रीजनेबल एवरेज हाई बाइंड वेलोसिटी इज अ मस्ट। यानी वैसा सेट लोकेट करना है जहां पे कि जो एवरेज बाइंड वेलोसिटी होना चाहिए और वो हाई होना चाहिए। ऑप्शन बी है, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विल बी अवेलेबल ड्यू टू सफिशिएंट स्पेसिंग इन बाइंड मिल गार्डन्स which somehow cannot be utilized for other commercial activities। करने का मतलब कि ज़्यादा क्षेत्र, ज़्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एरिया वाले लैंड का रिक्वायरमेंट है जो कि बाइंड मिल को है जो कि स्पेस कर सके, रख सके, और वो जो स्पेस है उसका कोई और अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी में उपयोग नहीं होता है। ये ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन थर्ड देखिएगा। ऑप्शन थर्ड है, ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज मस्ट फॉर जनरेटिंग एसी पावर एंड दिस मीन्स वेरी सेंसिटिव गवर्निंग। यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए एसी पावर जनरेट करने के लिए, और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, यानी कि इसके लिए सेंसिटिव गवर्निंग होना चाहिए। ये है ऑप्शन डी देखिएगा। एट जीरो वेलोसिटी कंडीशन, यानी कि जो वेलोसिटी है एयर का वो जीरो है, द पावर जनरेटेड विल बी जीरो, यानी जो पावर जनरेट होगा वो जीरो होगा, एंड दिस मीन्स सम स्टोरेज सिस्टम विल हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड अलोंग विथ द बाइंड मिल। यानी कि कुछ पावर का स्टोरेज करने वाला सिस्टम भी बाइंड मिल के साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ये ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आगे हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। देखिए तो सबसे पहले जो है बाइंड एनर्जी का जो उपयोग होता था, पहले जिस टाइम के बाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं था, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेशन के रूप में नहीं यूज होता था बाइंड पावर का, वो टाइम बाइंड मिल के रूप में हम लोग बाइंड एनर्जी का उपयोग करते थे, जिसका के उपयोग पंपिंग करने के लिए भी किया जाता था और भी मेनली काम करने के लिए किया जाता है। यानी कि बिफोर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑन लार्ज स्केल, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन के पहले बाइंड पावर शब्द मेनी कंट्रीज एज सोर्स ऑफ पावर इन अर्ली डेज एंड वे कॉल्ड एज बाइंड मिल्स, यानी बाइंड मिल के रूप में उपयोग होता था। इसका जो ये अट्रैक्टिव है बाइंड एनर्जी, क्योंकि ये प्लेंटीफुल होता है, इनएक्सॉस्टिबल होता है, रिन्यूएबल है और नॉन पॉल्यूटिंग है। ये सब इसका मेजर एडवांटेज है, जिसके कारण कि बाइंड एनर्जी जो है अट्रैक्टिव होता है, एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन लार्ज पोर्शन ऑफ बर्ड, यानी कि जो दुनिया के सबसे ज्यादा भाग में जो हवा है बाइंड है, और वो 320 डेज इन अ ईयर, यानी कि एक साल में 320 डे बहता है, फ्लो करता है, ब्लो करता है। देखिए गिव्स देम एन एडवांटेज ऑफ सनलाइट इनडायरेक्ट कन्वर्जन प्रोग्राम, जो कि सनलाइट से जो डायरेक्ट कन्वर्जन करता है उसके तुलना में ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो सनलाइट होता है वो क्लाउडी सीजन में नहीं होगा, उसके बाद नाइट में नहीं होगा, लेकिन जो बाइंड है ये डे में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है। ये 320 डेज, एक ईयर के 320 डेज में जो वर्ल्ड का लार्ज पोर्शन में ये अवेलेबल होता है, लेकिन सनलाइट जो है ऐसा नहीं है, इसलिए सनलाइट की तुलना में इसका ये एडवांटेज है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ बाइंड मिल इज निग्लिजिबल, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बाइंड मिल का वो निग्लिजिबल है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का फ्यूल का आवश्यकता नहीं होता है, बहुत ही लिस्ट मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है, मेंटेनेंस का आवश्यकता होता है, लेकिन कम होता है, यानी कि इसीलिए बोला गया निग्लिजिबल होता है। कुछ न कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा मेंटेनेंस ये सब के लिए, लेकिन निग्लिजिबल होता है, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट लगता नहीं है, नहीं फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन ये सब का कॉस्ट लगता है, ये चलते ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका निग्लिजिबल होता है। It does not impose extra heat burden on the environment, जो बाइंड मिल के चारों का जो इन्वायरमेंट होता है वहां पे एक्स्ट्रा हीट का बर्डन भी नहीं होता है। जैसा कि हम लोग सोलर एनर्जी जनरेशन में देखे थे कि जहां पे कि सोलर प्लांट हम लोग लगाते हैं वहां पे इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा हीट होता है, वहां पे एक्स्ट्रा हीट का बर्डन होता है, लेकिन जो बाइंड पावर प्लांट है इसमें ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, Unfortunately, this source of power is non-steady and
ये लेवल देखिए, ये 320 डे अवेलेबल होता है, लेकिन स्टेडली वे में नहीं। कभी जो बाइंड का वेलोसिटी होगा कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी बाइंड ना भी होगा, यानी ये नॉन स्टेडी होता है। उसके बाद ये अब आने ये लेवल भी होता है, इसी के स्पीड के चलते कभी बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है बाइंड का, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी निग्लिजिबल हो जाता है। इस वजह से ये अनरिलायबल होता है और नॉन स्टेडी होता है। द बाइंड वेरिएशन इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ बाइंड, स्पीड में वेरिएशन होता है, डायरेक्शन में भी वेरिएशन होता है। कभी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, कभी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, यानी इसका डायरेक्शन में भी वेरिएशन होता है और स्पीड में भी वेरिएशन होता है। उसके बाद इट मेक्स नेसेसरी टू स्टोर बाइंड एनर्जी इन सम अदर फॉर्म ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई बाइंड। देखिए, जब बाइंड का जो वेलोसिटी है और वो हाई होगा, वो टाइम जो बाइंड एनर्जी होगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे, ताकि जिस टाइम के बाइंड एनर्जी नहीं हो, बाइंड नहीं फ्लो करे, उस टाइम हम उस स्टोर एनर्जी को सप्लाई कर सके। तो इसका स्टोरेज करने का भी बहुत सा तरीका है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले केमिकल एनर्जी के रूप में जो कि इसको स्टोर करके रखते हैं, जो कि रिचार्जेबल बैटरी में होता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि हाई लेवल रिजर्वायर में होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये पंपिंग हाइड्रो पावर प्लांट देखिएगा, जिसमें कि जो लाइट लोड होता है उस पर वाटर को पंप कर ऊपर कर दिया जाता है, जो कि पीक लोड के दौरान उस वाटर से फिर टरबाइन को रोटेट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो हाई बाइंड कंडीशन होगा, जब जिस टाइम के बाइंड का वेलोसिटी हाई होगा, वो टाइम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी हाई लेवल रिजर्वायर में इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं, फ्लाई व्हील्स में। जिस टाइम की एनर्जी वेलोसिटी बाइंड का कम होगा, उस टाइम ये सब एनर्जी का हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए, जो इसका जो कंपोनेंट होता है उसका यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देख लेंगे। इसमें ये जो टोटल जिसपे कि ये कंसोल है, इसको नेस्ले बोला जाता है। ये जो है इसका टरबाइन है, टरबाइन जो है इसके हब से कनेक्टेड होता है। ये जो है शाफ्ट है, जो टरबाइन है शाफ्ट में वो हब से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये हम लोगों का मेन शाफ्ट है, ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स का जो उपयोग होता है और वो जो ब्लेड का जो स्पीड है, ब्लेड का जो स्पीड है और वो कम रहता है, तो वो ब्लेड के स्पीड से जो जनरेटर का स्पीड है और वो बढ़ाने के लिए, इनकमिंग जनरेटर का जो स्पीड है वो बढ़ाने के लिए हम लोग गियर का उपयोग करते हैं, जो कि नंबर ऑफ टीथ पे उसका स्पीड डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा हुआ होता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बनता है कि जो नेस्ले होता है, जिसमें कि जनरेटर, गियर बॉक्स, उसके बाद मेन शाफ्ट, ब्लेड, ये सब होता है, वो कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है टावर के हेड पे होता है। जो ये नेस्ले है वो टावर के हेड पे होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे। Another drawback of बाइंड पावर इज अनबाइंडली साइज, यानी जो बाइंड पावर, जो बाइंड टरबाइन होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो बाइंड का जो वेलोसिटी है वो हाइट बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो जो बाइंड टावर जो होता है, जो बाइंड टरबाइन लगाया जाता है वो हाई हाइट पे लगाया जाता है, हाई हाइट पे। इसके लिए उसका जो टावर का जो हाइट है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसका जो ब्लेड का साइज है वो भी बहुत बड़ा होता है। उसका ब्लेड का साइज का डायमीटर ही अप्रोक्सीमेटली 220 मीटर होता है, यानी कि जो साइज है वो अनबाइंडली हाई होता है। उसके बाद हाई स्ट्रक्चरल एरिया, जो स्ट्रक्चरल एरिया है वो भी ज्यादा का आवश्यकता है। क्वाइट लार्ज फाइनेंस रिक्वायरमेंट, जो फाइनेंस चाहिए, प्राइमरी फाइनेंस, उसको इंस्टॉल करने में और वो भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लार्ज टावर को लाना होगा, उसके लिए जो कि स्पेशल केयर के साथ लाना होगा, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद जो ब्लेड ये सब है, टरबाइन का जो ब्लेड है उसको लाने में भी कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगा। यानी कि जो फाइनेंस का जो रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलेशन के लिए वो हाई होता है। ये सब जो है बाइंड टरबाइन का डिसएडवांटेज है। Also the rising band speed creates problem in case of band mills employed for electric power generation। देखिए, जो स्पीड होता है बाइंड का और वो भारी करता है, इसके वजह से जब हम बाइंड मिल से इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। और वो भी मेनली तब जब हम एसी का प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब एसी को प्रोड्यूस करेंगे ये जो बाइंड का जो वेलोसिटी होगा और वो भारी करेगा, इसके वजह से हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो जनरेटेड वोल्टेज होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा और जो वोल्टेज लेवल होगा दोनों फ्लक्चुएट करेगा। क्योंकि देखिए, जब रोटेशन कम स्पीड से होगा तो वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगा। जब बाइंड का स्पीड भारी करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी भारी करेगा, क्योंकि
बांड का स्पीड वैल्यू क्या है, हम लोग जानते हैं n इज इक्वल टू 120f/p, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे टरबाइन का स्पीड वैल्यू करेगा उसी प्रकार जनरेटर का भी स्पीड वैल्यू करेगा। जब जनरेटर का स्पीड वैल्यू करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी वैल्यू करेगा। तो ये डिसएडवांटेज है। लेकिन फिलहाल के टाइम में, जो अभी का टाइम है, इसमें ऐसा गवर्निंग सिस्टम लगा दिया गया है जो कि वेरिएबल स्पीड में भी जो जनरेटर होता है वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है। इसके वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का हम बात करें, जो बांड में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम हाफ जो v स्क्वायर के बराबर होता है, जहां जो है वो एयर डेंसिटी है और v स्क्वायर जो है और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ वाइंड है। देखिए तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यदि बात बोले तो वो हो जाएगा हाफ जो v स्क्वायर। लेकिन जो एयर में होगा और वो पावर कितना अवेलेबल होगा, तो जो पावर अवेलेबल होता है एयर में वो हाफ जो v क्यूब होता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि जो वाइंड पावर है वो प्रोपोर्शनल होता है एयर डेंसिटी का, उसके बाद जो एयर वेलोसिटी का स्क्वायर का, एयर वेलोसिटी का क्यूब का, एयर वेलोसिटी का। देखिएगा जो पावर अवेलेबल होता है एयर में और वो एयर डेंसिटी और जो एयर का वेलोसिटी होता है उसके क्यूब पावर के प्रोपोर्शनल होता है, उस पर डिपेंडेंट करता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, द मॉडर्न बांड मिल्स आर यूजुअली 50 मीटर एबव द ग्राउंड। जो मॉडर्न जो बांड मिल्स है, जो अभी बांड मिल्स का उपयोग होता है और वो ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर पे उपयोग होता है। However, the real power available between 500 मीटर to 5 किलोमीटर एबव द ग्राउंड लेवल, यानी 500 मीटर से 5 किलोमीटर एबव तक रियल पावर, यानी बहुत ही ज्यादा पावर वहां पे अवेलेबल होता है। The ideal maximum efficiency using forward momentum theory is equal to 59%। देखिए यदि क्वेश्चन बोलेगा कि जो आइडियल मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो कि फॉरवर्ड मोमेंटम थ्योरी का उपयोग करके निकाला जाता है वो कितना होता है, तो 59% होता है। लेकिन यदि ऐसे बोला जाए कि एफिशिएंसी कितना होता है या ओवरऑल एफिशिएंसी कितना होता है, तो ये 30% होता है एरोडायनेमिक एंड मैकेनिकल लॉसेस को हटाकर। दिस गिव्स अ पावर आउटपुट ऑफ 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर फॉर अ बांड वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखिए जो 30% एफिशिएंसी पे जो हम लोग पावर मिलता है वो 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मिलता है, और जब बांड वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बांड वेलोसिटी है जो बांड पावर है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो पावर है वो 10 मीटर पर सेकंड के लिए है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे पावर भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कमेगा तो पावर कमेगा। आगे हम लोग देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल इन द बांड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय यूजिंग रोटर, गियरबॉक्स एंड जनरेटर। जो बांड से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हम लोग रोटर, गियरबॉक्स और जनरेटर का उपयोग करके करते हैं। आगे देखिएगा, as the diameter of the circle formed by the blades double, यानी जो मान लिया जाए कि ये टरबाइन का ब्लेड है, तो ये जब रोटेट करेगा तो इसी में जब रोटेट करेगा तो ये जो है ये डायमीटर साइकिल फॉर्म हुआ। लेकिन यदि ये वाला डबल कर दिया जाए, यानी मान लीजिए पहले ये कुछ भी था इसका ये डबल हो गया, तो जब ये डबल कर दिया जाएगा तो जो पावर है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी पावर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। कहने का मतलब एज डायमीटर ऑफ द साइकिल फॉर्म्ड बाय द ब्लेड डबल द पावर इंक्रीजेज 4 टाइम्स। Wind turbines are being installed on offshore oil and gas platforms in many areas to develop power for operating the equipment। देखिए wind turbines का इंस्टॉलेशन ऑफशोर एरिया में भी जहाँ के ऑयल और गैस प्लेटफॉर्म होता है वहां पे भी इसको किया जाता है इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिकली मशीन को रन करने के लिए जो कंसिस्टेंटली जो हम लोग बांड का ब्लो स्पीड चाहिए वो 16 to 20 किलोमीटर पर आवर चाहिए। यदि मीटर पर सेकंड में देगा तो कहीं कहीं 5 to 25 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यदि किलोमीटर पर आवर में है तो 16 to 24 किलोमीटर पर आवर होगा। आगे हम लोग देखेंगे जो बांड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे। बांड स्पीड roughly as the बांड स्पीड increases roughly as the 1/7 power of heart। Typically tower height
आर अबाउट 20 to 30 मीटर। जो टावर का हेड होता है वो 20 to 30 मीटर होता है। देखिए जो रफली जो है जो स्पीड है वांड का वो 1 से, जैसे कि मान लीजिए पहले h हाइट है तो h हाइट के लिए जो बांड का स्पीड है वो इंक्रीज करेगा हाइट के 1/7 पावर के, यानी h के पावर 1/7 के प्रोपोर्शनल होता है जो बांड का स्पीड होता है वो। आगे देखिए एनर्जी पैटर्न फैक्टर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एनर्जी पैटर्न फैक्टर। तो एनर्जी पैटर्न फैक्टर होता क्या है, जो देखिए द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी इन वाइजिंग बांड टू एनर्जी कंप्यूटेड फ्रॉम द क्यूब ऑफ मीन बांड स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। देखिए जो एनर्जी पैटर्न फैक्टर होता है और वो रेशियो होता है एक्चुअल एनर्जी इन वाइजिंग बांड, यानी जो बांड वाइज का या उसमें जो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसको जब हम डिवाइड कर देंगे, जब हम एनर्जी कंप्यूट करेंगे मीन बांड स्पीड, यानी जो जैसे मान लिया जाए कि जो बांड का स्पीड वाइज का है पहले 5 मीटर पर सेकंड है, फिर 10 या फिर 15, तो टोटल जो बांड का जो वेरिएबल जो स्पीड है उसका हम लोग मीन निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकाल के क्यूब करके जो हम लोग पावर निकालेंगे, एनर्जी जो कंप्यूट करेंगे उससे हम डिवाइड जब करेंगे तो जो रेशियो मिलेगा वो भाई हम लोगों का एनर्जी पैटर्न फैक्टर कहलाता है। और जो एनर्जी पैटर्न फैक्टर होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो एनर्जी पैटर्न फैक्टर है वो होता है ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। इसीलिए जो है जो मेन स्पीड पे जो एनर्जी एस्टिमेट किया जाता है उसको पेसिमिस्टिक होता है, पेसिमिस्टिक तब बोला जाता है जब जो एक्चुअल चीज से जब कोई चीज कम आता है तो उसको हम लोग पेसिमिस्टिक बोलते हैं, यानी जो एक्चुअल एनर्जी से कम आया क्यूब वाला एनर्जी से, इसलिए इसको हम लोग पेसिमिस्टिक बोलेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बांड टरबाइन के बारे में। देखिए बांड टरबाइन इज अ यूटिलिटी डिवाइस, बांड टरबाइन जो है एक यूटिलिटी डिवाइस है दैट एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द बांड दैट कन्वर्ट्स इनटू यूटिलिटी मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जो टरबाइन है और वो बांड के एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में, यूटिलिटी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन भी बनता है कि जो रोटर जो रोटेट करता है वो किसके कारण रोटेट करता है, ओनली लिफ्ट, ओनली ड्रैग, लिफ्ट एंड ड्रैग बोथ, नन ऑफ देम, तो यहाँ पे हो जाएगा लिफ्ट एंड ड्रैग। जो रोटर स्पिन करता है रोटेट करता है और वो लिफ्ट एंड ड्रैग दोनों के कारण रोटेट करता है। आगे देख द रोटर ऑफ अ टरबाइन अटैच्ड टू अ हब, आगे हम लोग देख लिए थे कि जो टरबाइन का जो रोटर होता है वो हब से अटैच होता है, इज माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट भी देख लिए थे। द शाफ्ट गोज थ्रू अ गियर बॉक्स ट्रांसमिशन बॉक्स, वो भी देखे थे कि गियर बॉक्स था। उसके बाद वेयर द रोटेटिंग स्पीड इज इंक्रीज्ड, यानी जो रोटेटिंग स्पीड रोटर जो स्पीड से रोटेट कर रहा है उससे जो गियर बॉक्स है वो उसका स्पीड को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद द ट्रांसमिशन इज अटैच्ड टू हाई स्पीड शाफ्ट which turn a generator that produce इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद जो शाफ्ट है वो जनरेटर से कनेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में उपयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे The performance of band power plant is characterized by the annual generation related to 1 meter square of area swept by the rotor ऑफ बांड टरबाइन। देखिए जो परफॉर्मेंस होता है बांड पावर प्लांट का वो कैरेक्टराइज्ड किया जाता है एनुअल जनरेशन पर यूनिट जो एरिया स्वेप्ट करता है, जो रोटर का ब्लेड होता है जो बांड टरबाइन होता है वो पर यूनिट मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो एरिया स्वेप्ट करता है उसमें एक साल में जितना जनरेशन होता है एनर्जी का उसके आधार पर बांड पावर प्लांट को कैरेक्टराइज किया जाता है। Depending upon the average band speed, the annual energy generation lies between 250 to 600 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एवरेज बांड स्पीड पे जो एनुअल एनर्जी जनरेशन होता है वो 250 to 600 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बांड टरबाइन और बांड मिल्स। तो देखिए बेसिकली दो प्रकार का जो होता है बांड मिल्स या बांड टरबाइन होता है। एक जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन, एक जो होता है वर्टिकल एक्सिस बांड टरबाइन। देखिए जो पहले ट्रेडिशनल फॉर्म जो होता था जैसे कि बांड मिल ये सब का जो उपयोग होता था
हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन में होता है। एफिशिएंसी भी ज्यादा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन का ही, लेकिन अब जो है वर्टिकल एक्सिस बांड टरबाइन का भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो डेजियस मॉडल है, चाहे एक वेटर स्टाइल डेजियस मॉडल है, ये किस प्रकार का टरबाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन है या वर्टिकल एक्सिस बांड टरबाइन है। तो ये जो है वर्टिकल एक्सिस बांड टरबाइन है। देखिए मोस्ट लार्ज मॉडर्न बांड टरबाइंस आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइंस, यानी अभी भी जो है मॉडर्न बांड टरबाइंस में ज्यादातर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन है, लेकिन कहीं कहीं वर्टिकल एक्सिस बांड टरबाइन का भी उपयोग किया जाता है। देखिए बांड टरबाइन का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें योटर है, योटर कंपोनेंट है। योटर कंपोनेंट में हो जाएगा ब्लेड, जो कि बांड एनर्जी को लो स्पीड रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिसका कि कॉस्ट टोटल जो बांड टरबाइन के कॉस्ट का अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। जो योटर कंपोनेंट होता है बांड टरबाइन का, उसमें टोटल जो बांड टरबाइन का कॉस्ट होता है उसका 20% होता है। उसके बाद जनरेटर कंपोनेंट होता है। जनरेटर कंपोनेंट में आ जाता है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि गियर बॉक्स जो हो जाता है, गियर बॉक्स जो कि लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करता है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1/3 यानी कहने का मतलब 33.33% टोटल टरबाइन का कॉस्ट होल्ड करता है जनरेटर कंपोनेंट। उसके बाद स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ गया आपका टावर या मैकेनिज्म, ये सब जो कि 15% कॉस्ट करता है टोटल बांड टरबाइन कॉस्ट का। उसके बाद अदर इक्विपमेंट आ गया। अदर इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक केबल्स आ गया, उसके बाद ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट आ गया और इंटर कनेक्शन इक्विपमेंट आ गया। ये सब आ गया हम लोगों का अदर इक्विपमेंट में। ये देख लीजिए। आगे अब हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग बांड टरबाइन का जो टाइप्स देखे थे और वो देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस हम लोग उसी को देखेंगे, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन में जो होता है योटर शाफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो कि टावर के टॉप में होता है। ये टावर के टॉप में होता है और वो बांड के डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है, मस्ट बी पॉइंटेड इनटू द बांड। A small turbines are pointed by a simple band vane। जो स्मॉल टरबाइन होता है वो पॉइंट होता है सिंपल बांड वेन से, लेकिन जो लार्ज टरबाइन होता है वो बांड सेंसर कपल्ड जाता है। बांड सेंसर से विथ सर्वो मोटर कपल्ड रहता है कि जिस डायरेक्शन से बांड फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन को डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। द ब्लेड आर यूजुअली कलर्ड लाइट ग्रीन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टरबाइन HWAT का जो ब्लेड होता है वो किस कलर का होता है, तो ये जो होता है लाइट ग्रे होता है। उसके बाद इसका जो लेंथ होता है वो 20 to 40 मीटर, इससे ज्यादा भी होता है। जो स्टील टावर होता है ट्यूबलाइट टाइप का वो 60 to 90 मीटर टॉल होता है। जो ब्लेड का रोटेशन होता है वो 10 to 20 RPM होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका एडवांटेज है जो कि एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। वेरिएबल ब्लेड पिच विच प्रोवाइड्स द टरबाइन ब्लेड्स द ऑप्टिमम एंगल टू अटैक। देखिए इसका जो वेरिएबल ब्लेड पिच है वो बांड जिधर क्या जो कि वेलोसिटी जो आता है बांड का वो वेरिएबल आता है, तो ये टरबाइन को एडजस्ट करने में ये वेरिएबल ब्लेड पिच मदद करता है। उसके बाद देखेंगे द टॉल टावर बेस allows access to a stronger band इन शॉर्ट विथ बांड शेयर। देखिए जो टावर है टावर लंबा है, इसके वजह से टावर लंबा होने की वजह से जो बांड साइड पे जो बांड शेयर है और वो स्ट्रॉन्गर बांड शेयर को अलाउ करता है। बांड स्पीड जो है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा यदि 20% से, तो जो पावर आउटपुट है वो 34% बढ़ जाएगा। ये जो है एवरी 30 मीटर इन एलिवेशन, यानी कि ऊंचाई जब 10 मीटर का हम ऊंचाई बढ़ाएंगे तो जो बांड का वेलोसिटी है वो 20% बढ़ जाएगा और जो पावर आउटपुट है वो 34% बढ़ जाएगा। यानी जो इसमें टॉल टावर का उपयोग होता है, तो टॉल टावर का उपयोग हो यानी ऊंचाई ज्यादा होगा, ऊंचाई ज्यादा होगा तो बांड का स्पीड ज्यादा होगा, बांड का स्पीड ज्यादा होगा तो पावर आउटपुट ज्यादा होता है। उसके बाद इसका जो एफिशिएंसी होता है वो ज्यादा होता है। अब आगे हम लोग इसका जो कि डिसएडवांटेज कुछ दिया और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो कि इसका बढ़ जाता है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होता है तो इक्विपमेंट टॉल जाता है, टावर टॉल जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद इंस्टॉल करने में डिफिकल्ट होता है, इंस्टॉल करने में उसके बाद डिफिकल्ट होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ मासिव टावर कंस्ट्रक्शन फॉर सपोर्टिंग द हैवी ब्लेड्स। जो हैवी ब्लेड्स होता है, गियर बॉक्स होता है, जनरेटर होता है,
इसके लिए मासिव टावर का कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम टॉल HWT यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टर्बाइन में अफेक्ट साइड लोब्स ऑफ योर डाई इंस्टॉलेशन प्रोड्यूसिंग सिग्नल कलटर ऑल्दो फिल्टरिंग कंसेप्ट। देखिए जो सिग्नल होता है उसको डिस्टर्ब भी ये करता है ऊंचाई पे होने की वजह से, हालांकि उसको सप्रेस करने के लिए फिल्टरिंग किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसी प्रकार दुआ है वो देख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल एक्सिस बांड टर्बाइन। तो जो वर्टिकल एक्सिस बांड टर्बाइन है इसमें जो रोटर होता है, रोटर शाफ्ट वो वर्टिकली अरेंज्ड होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बांड टर्बाइन में हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होता है, इसमें जो है जो शाफ्ट है वो वर्टिकली अरेंज्ड होता है। देखिए इसका जो टाइप है एक है इक्वेटर, एक है डेजियस टर्बाइन, इक्वेटस और डेजियस टर्बाइन बोला जाता है। ये इसका एफिशिएंसी अच्छा होता है, लेकिन ये जो है लार्ज टॉर्क रिपल एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रेस ऑन द टावर द रिजल्ट इन पुअर रिलायबिलिटी, यानी जो रिलायबिलिटी होता है वो कम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होता है। स्वेनियस भी जो है स्वेनियस बांड टर्बाइन ये भी जो है वर्टिकल एक्सिस बांड टर्बाइन का ही टाइप है। देखिए अब हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं VAWT का। तो इसमें जो होता है जो इक्विपमेंट होता है वो लोअर नीचे में माउंटेड रहता है, ग्राउंड के नजदीक में होता है। इसके वजह से मासिव स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होता है। जो टावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो मासिव की आवश्यकता नहीं होता है। उसके बाद इसमें याम मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होता, बिना याम मैकेनिज्म के ही फिक्स्ड पिच रोटर डिजाइन से भी इसको डिजाइन किया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो नॉइज फिगर होता है वो कम होता है, HAWT के तुलना में इसका जो नॉइज होता है वो भी कम होता है। जो जनरेटर ये सब होता है वो ग्राउंड के नजदीक में होता है, इसके वजह से जो मेंटेन करना होता है मूविंग पार्ट का वो हम लोग को इजियर हो जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है वो 10 किलोमीटर पर आवर पे ही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो उसमें है HAWT में उसमें 16 से 24 किलोमीटर पर आवर चाहिए हमको। ये सब इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका एफिशिएंसी कम है। उसके बाद जो है ये स्ट्रेस जो ब्लेड पे होता है वो ज्यादा होता है उसके तुलना में, ये सब इसका डिसएडवांटेज है और कुछ ज्यादा भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होता है बांड के चलते उसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो बांड एनर्जी फ्री होता है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस है, इस वजह से इनएक्सहॉस्टेबल है, यानी अनलिमिटेड समय तक इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये सोर्स ऑफ क्लीन है, यानी नॉन पोल्यूटेड है, एयर का भी पोल्यूशन नहीं होता है, यानी नो एयर पोल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस। ऊपर नॉन पोल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिना पोल्यूशन किए हुए ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। इससे रिलेटेड जो सम इंपॉर्टेंट MCQ है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।